नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहें, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और याद करें। दोस्तों, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है। बतानी है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान इनमें से किसे असाधारण शक्तियां प्राप्त होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को दोस्तों असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। आप सभी को दोस्तों बता दें कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। उनका अधिकार होता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं, ये शक्तियां उन्हें प्राप्त होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है नर्क में शासन किया जाए। दोस्तों, बतानी है कि स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है कि नर्क में शासन किया जाए, यह कथन किसका है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टालिन का। जी हाँ दोस्तों, स्टालिन का यह कथन है कि स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है कि नर्क में शासन किया जाए। यह कथन किसका है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, स्टालिन का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों, बतानी है कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई यानी कि एसआई मात्रक क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हर्ट्ज। जी हाँ दोस्तों, ध्वनि तरंग की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या होगी? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की आवृत्ति, एसआई इकाई या एसआई मात्रक, ऑप्शन सी, हर्ट्ज आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? दोस्तों, बतानी है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्व दिशा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी हमारे देश के किस दिशा में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, पूर्व दिशा में स्थित है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर निम्न में से किस में नहीं पाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस में सल्फर नहीं पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा नमक में सल्फर नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, नमक में दोस्तों सल्फर नहीं पाया जाता है। सही उत्तर क्या होगा? नमक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे जो आम लोगों की भाषा थी? बतानी है दोस्तों कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे जो आम लोगों की भाषा थी? तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत भाषा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राकृत भाषा। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी ने दोस्तों प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिए थे जो लोगों के लिए एक आम भाषा थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्राकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है? बतानिए दोस्तों कि पौधे का कौन सा हिस्सा गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा पौधों की पत्तियां। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। पौधों की पत्तियां जो होती है दोस्तों, वो गैसों के आदान प्रदान में मदद करती है। आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पत्तियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा उर्जित आर पटेल। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, उर्जित आर पटेल, जो दोस्तों पूर्व आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। क्या नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे उर्जित आर पटेल। पुस्तक का नाम आप लोग याद रखेंगे ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बतानिए दोस्तों कि लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। जी हाँ दोस्तों, लैटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका पाई जाती है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और यह दोस्तों मिट्टी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है? दोस्तों बताने कि इनमें से कौन सा पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रिक्सिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए क्या होगा? रिक्सिया। रिक्सिया पादप ब्रायोफाइटा से संबंधित है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, रिक्सिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक है? दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सी धातु बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, चांदी। जी हाँ दोस्तों, चांदी यानी कि सिल्वर। चांदी दोस्तों बिजली का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। आप लोग याद रखेंगे चांदी धातु यानी कि सिल्वर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए इथेन और, यहाँ पे दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है, बतानी है कि वेल्डिंग के लिए इथेन और किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, वेल्डिंग करने के लिए मिथेन और ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑक्सीजन। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। मिथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग करने के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? बतानी है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह यानी कि लकड़ी का बना सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आप लोग याद रखेंगे उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। न्यूजीलैंड ने हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर देंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूहा मारने की दवा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बतानी है कि चूहा मारने की दवा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिंक फॉस्फाइड। जी हाँ दोस्तों, चूहा मारने की दवा में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे जिंक फॉस्फाइड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि गंगा के मैदानी इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, कछारी मिट्टी पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा? हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा गंगा के मैदानी इलाकों में कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? दोस्तों बतानी है कि शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2010 में।
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू किया गया था? आप लोग याद रखेंगे 2010 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्तियां किससे बनी होती है? दोस्तों बतानी है कि कवक की कोशिका भित्तियां यानी कि फंगस फंगस की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, काइटिन की बनी होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस। जी हाँ दोस्तों, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इनका जन्म 29 जून 1893 ईस्वी को हुआ था। आप लोग याद रखेंगे 29 जून 1893 ईस्वी को पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। और दोस्तों 29 जून को ही प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। आप सभी को दोस्तों बता दें कि यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और सांख्यिकीविद थे। और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी जांच किट जिसे पुणे में लॉन्च किया गया, क्या नाम है? दोस्तों बतानी है कि कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी जांच किट का क्या नाम है जिसे पुणे में लॉन्च किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पैथो डिटेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोविड-19 के लिए भारत का पहला स्वदेशी जांच किट है जिसका नाम है पैथो डिटेक्ट। इसे पुणे में लॉन्च किया गया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा, नाम है पैथो डिटेक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? दोस्तों बतानी है कि एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोपी थोनाकल। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, नाम है गोपी थोनाकल। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं दोस्तों। नाम आप लोग याद रखेंगे गोपी थोनाकल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग याद रखेंगे 20 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे। सही उत्तर क्या होगा? 20 नवंबर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? दोस्तों प्रश्न है कि ओडिशा के उदयगिरी में जो हाथी गुम्फा शिलालेख है, बतानी है कि इस शिलालेख को कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा खारवेल ने। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा के उदयगिरी में हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, खारवेल ने लिखवाया था। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसे पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा पूर्वांचल की पहाड़ियां। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन हैं?
दोस्तों बतानी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मोसले। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो आप लोग याद रखेंगे मोसले। सन दोस्तों 1913 ईस्वी में इन्होंने आवर्त सारणी बनाया, ये भी आप लोग याद रखेंगे। 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने बनाया। सही उत्तर क्या होगा, आप लोग याद रखेंगे मोसले। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों बतानी है कि राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री का नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडप के नीचे हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है। दोस्तों बतानी है कि अंडप के नीचे के हिस्से के जो फूले हुए भाग होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे उसे बीजांड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या कहा जाता है, अंडप के नीचे के हिस्से के फूले हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे उसे बीजांड कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी काफ़ी मदद मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।